स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और हमारा जो आज का टॉपिक है वो डायनामिक्स का हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। ये नेक्स्ट पार्ट नहीं है, ये नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। काफ़ी लोअर से पढ़ते आ रहे हो, आपने +1 में भी डिस्कस किया होगा, फिजिक्स में, फिर बीएससी में आपको ये तो टिप्स पर आते होंगे, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको साथ में फुल वॉच कीजिएगा। हम यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे बिकॉज हम स्टार्टिंग से करने वाले चैप्टर, अभी तक हमने फर्स्ट खत्म कर दिया, जो सेकेंड है। तो हमारा जो टॉपिक है वो उसमें हम पहले 3 लॉ करेंगे जहाँ पर इसके जो डेफिनेशन है, फिर एक यहाँ पर डिडक्शन भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो जानते हैं क्या हमारे पास न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ मोशन हमारे पास क्या कहता है कि everybody continue in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by impressed or external force to change that state। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि everybody की बात की हुई है। मैं एक बॉडी लेकर आता हूँ, ठीक है, सपोज दिस इज अवर बॉडी। यदि ये बॉडी है, मान लो जहाँ पर है, आप इसको ऑब्जर्व करें फॉर अ सेकेंड। आपने ऑब्जर्व किया और मैं भी कर रहा हूँ, बॉडी तो चेंज ही नहीं हो रही, जैसे ये वैसी है। आप इसको 1 आवर के लिए करें, 2 आवर के लिए करें, 1 डे के लिए करें, लेकिन बॉडी क्या है, वैसी की वैसी है। सो दिस इज इन अ रेस्ट पोजीशन। तो बॉडी रेस्ट में है हमारे पास। तो ये रेस्ट पोजीशन की बात करें, एक सपोज करें बॉडी आपके पास चल रही है किसी डायरेक्शन में पर्टिकुलर, जो आप उसको ऑब्जर्व करें, ना तो उसकी स्पीड है वो कम और ज़्यादा हो रही है, ना ही उसकी डायरेक्शन वेरी कर रही है, वो जैसे चल रही है वैसे चल रही है। वी कैन टेक द एग्जांपल, हमारी अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। तो हमें तो पता भी फील भी नहीं होता, हम तो कहते हैं कि सन चलता है, अर्थ तो स्टॉप है। नहीं, अर्थ घूम रही है, इसका मीनिंग उसकी स्पीड जो यूनिफॉर्म है वो एक जहाँ एक ऑर्बिट में घूम रही है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर हमने स्ट्रेट लाइन की बात की, उसका एक अपना ऑर्बिट है, वहाँ पर निरंतर चलती रहती है किसी भी रुकावट के बिना, ठीक है। तो वो हमारे पास है। तो एवरीबॉडी कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ सर्टेन लाइन। तो न्यूटन जी ने यहाँ पर ऐसे थिंक किया होगा चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद, वो देखते होंगे कि बॉडी जी रेस्ट है और जी ऐसे चल रही है, तो बॉडी चेंज कब होगी। तो उन्होंने एक लाइन लिख दिया कि बॉडी की जो पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन है, जहाँ फिर इसकी जो अपनी एक मोशन, यूनिफॉर्म मोशन की स्पीड है, वो कब तक मेंटेन रहेगी, वो ऑलवेज नहीं रहेगी unless it is compelled by impressed or external force to change the state। जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगती, जब तक उसके ऊपर बाहर से कंपल्शन नहीं लगती, तब तक वो अपनी ही स्टेट में रहेगी। दिस इज द सिंपल फंडा एंड दिस इज नोन द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो उसका फर्स्ट रिजल्ट था। हम भी ऐसे ही चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कभी हमने उनको लिखा नहीं कॉपी पर, कभी हमने उनको प्रिंट होने के लिए नहीं दिया कि जो मेरा एक सोच है, लेकिन उनकी सोच थी, उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए होंगे। ये फर्स्ट वन हो गया, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट भी, ठीक है। नंबर 1 ये हमारी एक सिंपल सी एग्जांपल थी। नंबर 2, न्यूटन ने सेकंड क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने सेकंड ये ऑब्जर्व किया हमारे पास द रेट ऑफ चेंज। जहां पर एक चीज और बताना चाहता हूं, इम्प्रेस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं। जहां पर एक इंटरनल फोर्सेस होती है माय डियर्स, उनके कारण आपके पास बॉडी में कोई चेंजेस नहीं होता है। इंटरनल बॉडी चेंजेस फोर्सेस मीनिंग हमारे पास जो बॉडी इंटरनल फोर्सेस में एक एग्जांपल बताता हूँ आपके। हमारे पर हम इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं, वायर्स को देखते हैं, तो वायर्स में जो करंट होता है उसकी डेफिनेशन होती है द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। व्हाट इज अ करंट? करंट क्या होता है, का फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज का, दैट इज अ प्रोटॉन का जो हमारे पास होता है। अब आप इमेजिन करें जब प्रोटॉन उसमें चलते हैं तो कितनी भागम भाग होगी, कितनी उनकी क्वांटिटी होगी, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो तेज भागते एक दूसरे में बजते हैं ऐसे उसे, ठीक है। तो वो उस वायर के मतलब उसके इनसाइड हो रहा है सब कुछ, तो एक दूसरे को वो फोर्स भी लगाती है, तू पीछे चल मैं आगे चलूंगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। जब उनको वहाँ से छोड़ते हैं तो हाई वोल्टेज से हम उसको, तो वो लो वोल्ट, तो ऐसे वो भागते हैं, ठीक है। एक रेस होती है उनके बीच, एक दूसरे को धक्का धक्की पड़ता है, वहां पर एक प्रोटॉन कहता है कि मैं आगे निकलूंगा, वो सब वायर के इनसाइड होता है, वो फोर्सेस लगती है, दैट दोस फोर्सेस आर नोन एज इंटरनल फोर्सेस। लेकिन उन फोर्सेस के कारण आपने कभी देखा है कि आपकी वायर अभी जहां पर है और थोड़े समय बाद जहां पर आ गई, इंटरनल वहां पर कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज हो रही है, वायर हीट हो रही है। हीट होने का कारण भी वही है, जो एक दूसरे को वो अपनी नफरत दिखा रहे हैं कि मैं आगे जाऊंगा, उनके अंदर कोलिजन होती है, कोलिजन दैट इज वो उसको हीट को पैदा प्रोड्यूस करती है। सो इसका मीनिंग इनसाइड बहुत कुछ हो रहा है जिसको हम अपनी आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ना ही देख सकते हैं। लेकिन उन जो इनसाइड फोर्सेस के कारण बॉडी की स्टेट को कभी फर्क नहीं पड़ता। सो वी नीड समथिंग एक्स्ट्रा, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स की हमें जरूरत पड़ती है। इसको डिस्कस करने पहले जहां पर 3 पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूं कि न्यूटन ने हमें बताया कि एक्सटर्नल फोर्स की नेसेसिटी क्या होती है हमारे लिए, इसकी अहमियत क्या है हमारे लिए जीवन में कह सकते हैं, जहां फिर हम वैसे कह सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो फोर्स है रेस्ट में है,
मैंने बोला इसको ऑब्जर्व करें, आप 2-3 दिन से ऑब्जर्व करें। अब आप पक चुके हैं, यार नहीं मुझे पसंद नहीं है इसका जो रेस्ट पोजीशन है, आई वांट टू चेंज इट, आई वांट टू डू समथिंग। तो क्या करेंगे, आप जाएंगे उठाएंगे इसको चेंज कर देंगे, या फिर आप क्या करेंगे इसके साथ खेलेंगे। तो ऐसे हम खेलते नहीं बचपन में। जब ऐसे कर रहे हो, आपके टेबल ऊपर जो बॉडी पड़ी है रेस्ट में और आप इसको पसंद नहीं कर रहे अब, तो आप उसको ऐसे खेलेंगे। तो नाउ यू आर डूइंग समथिंग, यू आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन इट, सो दैट्स वाई इट चेंज इट्स स्टेट, वो अपने स्टेट को चेंज कर जाएगी। तो सिंपल, तो नंबर 1 क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स की नेसेसिटी होती है कि आपको उस बॉडी की स्टेट पसंद नहीं है, या फिर हम उसे चेंज करना चाहते हैं, हम रेस्ट वाली चीज़ को मोशन में लाना चाहते हैं, हम मोशन वाली चीज़ को रेस्ट में करना चाहते हैं। इसका मीनिंग हम जिंदगी में यदि चेंज लाना चाहते हैं तो हमें कुछ करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। दैट इज नोन एज द इम्पल्स फोर्स, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, नंबर 1। नंबर 2, ये तो रेस्ट की बात होगी। अब एक बॉडी निरंतर चल रही है स्पीड पर, आप उसके अंदर मान लो आप एक बस में हैं, आप किसी इंजन में हैं, तो वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, लेकिन यू डोंट लाइक दैट, आप उस स्पीड को पसंद नहीं करते, तो आपको क्या करना होगा, आपको स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, इंजन की पावर को बढ़ाएंगे, मीन आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, या फिर एक और इंजन आप लाएंगे, जितनी उसकी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे कि और इंजन वहाँ पर ऐड कर देंगे। आपने एक्स्ट्रा एक चीज़ ऐड कर दी जो उसको इंक्रीज कर देगी, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देगी, लेकिन डायरेक्शन के ऊपर हमने वर्क नहीं किया। सो यदि आप स्पीड को किसी बॉडी को चेंज करना चाहते हो, जो नीड टू you have to apply again something extra, so that is we again need this external forces। and उसके बाद हम क्या करेंगे, that is if we want to maintain the speed, आपको स्पीड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, आपको लेफ्ट जाना है, आपको राइट जाना है, you want to change the direction of the body, again we need to apply something on the body। हमें उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए अगेन उसको पुल करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, उसको कमांड देनी पड़ेगी, अगेन वी नीड द एक्सटर्नल फोर्सेज। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेज और इम्पल्स फोर्सेज ऑन द डेली, हम एवरीडे लाइफ कह सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, दैट इज जस्ट अ सिंपल वन। नंबर 2, मूव टू द सेकंड वन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास क्या कहता है, जब बॉडी आपके पास मोशन में होती है, उसका एक तो बॉडी का मास होता है, एक होती है वेलोसिटी, दोनों को प्रोडक्ट करते तो हम उसको मोमेंटम बोलते हैं कि बॉडी की मोमेंटम क्या है, बताओ किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसकी मोमेंटम क्या है। तो दैट्स द मोमेंटम है, पता, मास इनटू वेलोसिटी प्रोडक्ट है, बिकॉज आपका मास तो सेम है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है डिफरेंट टाइम पर। यदि आप उसको यूनिफॉर्म नहीं लेते तो उसकी मोमेंटम चेंज होगी ऑब्वियसली। तो जहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं हमारे पास कि आप यदि चेंज इन मोमेंटम को स्टडी करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल, द रेट, फिर से सुनना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू दी इम्प्रेस्ड फोर्स, जो आपने फोर्स अप्लाई की है उसके प्रोपोर्शनल होता है। इसका मीनिंग यदि आप एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो आप वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं। इसका मीनिंग जो उसकी चेंज होगी अब वेलोसिटी की विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो बढ़ेगी। इसका मीनिंग दैट इज अ रेट इन चेंज, तो वो हमारी वेलोसिटी चीज़ एक्ट हो रही है। वेलोसिटी को यदि आप m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो बढ़ेगा। इसका मीनिंग आपके मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है वो भी ज़्यादा होगा। तो यदि वेलोसिटी आप इम्प्रेस फोर्स को कम करेंगे तो जहाँ पर चेंज भी कम होगा। सो दिस इज अ सिंपल फंडा एंड साथ में टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ सर्टेन लाइन इन विच द फोर्स एक्ट्स, और बॉडी आपकी किस डायरेक्शन में मूव करेंगी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स को अप्लाई किया है। दिस इज द सेकंड। तो हमारे पास ये भी एक उन्होंने कंसेप्ट दिया है, तो वो भी सिंपल है कि आप फोर्स अप्लाई करते हो तो बॉडी की ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, स्पीड में चेंज आएगा। तो यदि वो चेंजेस आते हैं इसका मीनिंग टोटल क्या हो रहा है, ऑल ओवर हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी चेंज और दैट इज मोमेंटम चेंज हो रही है। लेकिन वो मोमेंटम किस रेट से चेंज होगी उसको स्टडी करना है, तो हमें क्या करना है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू पी। पी बोले तो इम्प्रेस्ड फोर्सेस हम, ठीक है, एफ भी कह सकते हैं। लास्ट वन इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दैट इज टू एवरी एक्शन देयर कोरस्पॉन्ड्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। जहाँ पर हमारे जो महात्मा गांधी जी है उनका कंसेप्ट हम नहीं लगा रहे कि आपकी एक गाल पर आपको मिल गया गिफ्ट और आप अपनी दूसरी गाल आगे करेंगे, नहीं, आप इसको नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आपको एक पर मिला आप उसको दूसरी पर देंगे। तो एक हाथ आप ले रहे हो, एक हाथ दे रहे हो, इक्वल एंड ऑपोजिट, नॉट फेयर। सिंगल आप 1% भी ऊपर नीचे नहीं करें। तो वो कह रहा है कि यदि हमारे पास जहां पर कोई भी काम होता है, कोई भी एक्शन होता है, यदि आप इसको प्रेस कर रहे हैं किसी 10 न्यूटन फोर्स के साथ, तो इसके विपरीत वो आपका जो हैंड है वो भी इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको रेक्ट कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन के ऊपर। सो दैट्स वाई, तो यदि मैं इसको एक्ट कर रहा हूँ जो नीचे नहीं जा रहा है, इसका मीनिंग वो भी 10 न्यूटन से इसको रिएक्ट कर रहा है, वो ऊपर नहीं आ रहे, तो दोनों बैलेंस होते हैं। तो हर एक जगह जब हम किसी बॉल को ग्राउंड के साथ टच करते हैं, मतलब हम इसको फेंकते हैं, स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं बॉल टू द ग्राउंड, होता क्या है, आपने ऐसे करो
तो बॉल वापस आपके हाथ में आ जाएगी। ये कैसे हो गया? मैंने तो उसको धरती पर फेंका था किसी फोर्स के साथ, वो वापस मेरे हाथ में कैसे आ गई? इसका नीचे जो ग्राउंड है वो भी तो सेम एक्ट करेगी। वो बोली तुम मेरी ओर फेंको, मैं तुम्हारी ओर फेंकता हूँ, वहां पर फोर्स सेम होगी, जस्ट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। सो दिस इज द सिंपल एवरी एक्शन देयर कॉरस्पॉन्ड्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन। इसको याद रखिएगा, तीनों को आप लिख लीजिएगा। एक बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन हम यहाँ पर आर्टिकल करने वाले हैं, वो देखते हैं, ठीक है। जो हमारा आज का बेहतरीन आर्टिकल वो क्या है हमारे पास, रिड्यूस द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स। ये फंडामेंटल इक्वेशन क्या होती है? P = m/f होती है। हमने इसका प्रूफ देना है कि ये बनी कैसे होगी, ठीक है। तो ये किसी बॉडी के लिए होगा तो हमने प्रूफ क्या करना, काफी माय डियर्स आसान है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जे P हमारा होता है एक्सटर्नल और इम्प्रेस्ड फोर्स होती है, M हमारा मास ऑफ द बॉडी होता है, F हमारी एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी है। तो स्टार्ट कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बॉडी को लेट करेंगे, ठीक है। लेट अ बॉडी, जब आप बॉडी को लेट करेंगे उसका मास भी होगा। लेट ए बॉडी ऑफ सम मास M हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। सम मास हम इसको M कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी का मास M है। आप एक्सेलरेशन की बात करते हो, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मीनिंग क्या होगा? लेट ए बॉडी ऑफ मास m एंड हैविंग सम वेलोसिटी एंड हैविंग सम वेलोसिटी b। कब? आप कब स्टडी करो? किसी टाइम पर, एट एनी टाइम, एट एनी टाइम t। तो ये हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अभी हमने मास कंसीडर कर लिया, वेलोसिटी कंसीडर कर ली एट सम टाइम t। तो हमें पता मोमेंटम क्या होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या होगी? मास इनटू वेलोसिटी नंबर 1। दिस इज द मास इनटू वेलोसिटी। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमने क्या करना है, जितना आपने लिखा तो हमने लेट कर लिया। यहाँ पर लेट कैपिटल P हमारे पास क्या है? बी दी इम्प्रेस्ड फोर्स। ये हमारे पास क्या है? इम्प्रेस्ड फोर्स है जो हम एक्ट करवा रहे हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। दिस इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, हमारी बॉडी पर जो हम एक्ट करवा रहे हैं दैट इज नोटेड बाय P। दिस इज द फोर्स। अब क्या हम करेंगे, सिंपल सा फंडा, अकॉर्डिंग टू हम जहां पर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। हमारा कुछ नहीं है, न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन लगा देंगे। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो भी हमारे पास चेंजेस होते हैं, मोमेंटम में, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू P। तो आपकी जो इम्प्रेस्ड फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जहाँ भी रेट ऑफ चेंज मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू P होता है, जितना इसकी रेट में चेंज होगा वो डिपेंड करेगा कि P में कितना चेंज कर रहे हैं। नंबर 1, आपको नेक्स्ट क्या करना होता है, प्रोपोर्शनलिटी को हटा दो। दैट इज वी कैन राइट P = सम K इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। एंड व्हाट इज K? आप लिख लेना जहां पर K को लिखना, वेयर K इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द यूनिट्स चूजन। जो भी आप यूनिट चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग K ने अपने आप की वैल्यू को कंसीडर कर लेना है। और हमें पता है कि जहां पर मास ऑफ द बॉडी क्या होता है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट चीज जो होती है वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर K m/dv/dt। क्या वाकई में मास आपके पास कांस्टेंट होता है? जैसे मास कांस्टेंट होता है लेकिन वेट कांस्टेंट नहीं होता, जिसको हम W लिखते हैं ना, mg। तो दिस इज नॉट कांस्टेंट, वेट इज नॉट कांस्टेंट। कंसीडर करें हम अपनी बॉडी को हम वेट मेजर करते तो वो कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरिएबल होता है। लेकिन मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज हियर वेट is nothing, it is product of mass into something, that is a gravity। अरे ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो चेंज करती है। हम कहते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड, इसके नहीं। तो हमारे पास जो ग्रेविटी है जी 9.8 हमारे पास है, एक अट्रैक्शन है, उसकी वैल्यू चेंज होती है जब हम अपनी हाइट को चेंज करते हैं। वो एक धरती के सेंटर से लगता है कुछ एक तरह से, और जब आप अपनी हाइट को चेंज करते हो तो आपने पढ़ा होगा कि धरती के कोर पर कितना है, इतनी हाइट पर कितना है, हिल स्टेशन पर कितना है, तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली चेंज करेगी। यदि आपकी वैल्यू चेंज करेगी तो ऑब्वियसली मास इनटू जी आपका वो भी चेंज करेगा। आपको पता नहीं कहीं ना कहीं जहाँ पर जाकर हमारे पास जब आपकी ग्रेविटी खत्म हो जाती है, पुल नहीं लगती, इन दैट केस हमारा फ्री हो जाता है तो मास कम होगा वहां पर, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू, सिंपल, उसको आप साइड में रखें। तो हमारा जहां तक तो हो चुका है। और जहां पर हमारे पास क्या हो चुका है, P = K m/, what is this, dv/dt। this is the rate of change of velocity and this is our acceleration। this is number 2। जहां तक हमने काफी आसानी से प्रूव कर दिया। लेकिन दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन, K नहीं है हमारे पास, तो हमने क्या करना है, लेट द यूनिट चूजन। हमने ऐसा कुछ करना है, लेट द यूनिट्स सो दैट जो हमारे पास यूनिट फोर्स हम यदि लगा दें, देखिए आपने K की वैल्यू को फाइंड करना है, तो K को मैंने कंजर्व कर दिया। मेरे पास 3 फैक्टर्स काम कर रहे हैं, P है, M और F है।
P आपकी जो फोर्स है, तो मान लेते हैं कि हम सो दैट यूनिट फोर्स हम अप्लाई करें, यूनिट फोर्स एक्स कर रही है किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर। अब बॉडी की सिलेक्शन आप खुद करें, आप बॉडी को ले सकते हो यूनिट मास के लिए। तो हमने क्या किया, P कर लिया यूनिट मास। तो हमने किया सो दैट यूनिट फोर्स एक्ट्स ऑन यूनिट मास एंड प्रोड्यूसेस। जब आप फोर्स को अप्लाई करेंगे किसी मास के ऊपर, बॉडी के ऊपर, ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, ऑब्वियसली वहां पर कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो हम कहेंगे एंड प्रोड्यूसेस कितनी एक्सेलरेशन, एंड प्रोड्यूसेस 1 यूनिट एक्सेलरेशन। 1 यूनिट एक्सेलरेशन हमारे पास यदि प्रोड्यूस करती है, दैट इज हम क्या कह रहे हैं, हम यदि P को 1 लेते हैं यूनिट, मास हमारा 1 यूनिट है, तो हमारे पास क्या होगा, FV 1 होगी। मतलब हम कंसीडर करें कि 1 यूनिट फोर्स के साथ 1 यूनिट मास बॉडी पर लगाने पर 1 यूनिट ही एक्सेलरेशन यदि हमारे पास आती है, तीनों वैल्यूज को यदि आप यहां पर पुट करते हो एक स्माइल के साथ, तो हमारे पास K क्या होगा, 1 होगा। 1 1 1, तो वी गेट K इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास K 1 में आ गया। तो देयरफॉर फ्रॉम 2 वी गेट P is equal to m into F and this is our fundamental equation of dynamics. This is solved out. तो हमारा हो चुका है। इतना करें, एक चीज यहां पर और डिडक्शन कर देता हूं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो आप हेडिंग कर लेना, डिडक्शन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम दिस। तो हमने इसी से न्यूटन फर्स्ट लॉ की डिडक्शन करनी है, तो आप उसका हेडिंग कर लेना, डिडक्शन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम दिस रिजल्ट। तो उसके लिए हम कहां से स्टार्ट करेंगे, वी हैव P is equal to m into F। और न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास बॉडी की कोई भी स्टेट है, जहाँ फिर वो रेस्ट में है, जहाँ फिर वो हमारे पास मोशन में है, तो वो अपने ही स्टेट में रहती है जब आपके पास एक्सटर्नल फोर्स 0 होती है। जहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कुछ ना कुछ है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट करके देखते हैं। तो लेट P इज इक्वल टू 0, हमने एक्सटर्नल फोर्स को 0 कंसिडर कर लिया। तो देन हमारे पास क्या होगा माय डियर्स, हमारे पास होगा mF इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज F इज इक्वल टू 0, बिकॉज मास तो किसी भी बॉडी का 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ तो होगा। F इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज हमारे पास dV ओवर dt इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या होगा, B इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। B is equal to constant. What is the meaning of it? It means there is no change in motion. There is no change in motion. मोशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है हमारे पास। तो यदि आपके पास देयर इज नो चेंज इन मोशन, तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, तो देयरफॉर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आप लिख सकते हैं, देयरफॉर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, दैट इज द बॉडी either maintain its rest position or its uniform motion. So this is known as the first law of Newton. तो आपकी बुक में होगा, तो जी आप वहां से कॉपी कर लेना, ठीक है लाइन्स। तो जहां पर आपको आइडिया कैसे हुआ, जैसे हमने F को 0 किया, dV ओवर dt इज इक्वल टू 0, किस क्वांटिटी, किस वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है, किस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, माय डियर्स कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। और B हमारे पास कांस्टेंट आ चुकी है। कांस्टेंट बोले तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अनटेन कर सकते हैं, आप 50 की स्पीड पर जा सकते हो, आप 10 की स्पीड पर जा सकते हो, जहाँ फिर आप जा ही नहीं रहे, आपकी 0 स्पीड तो हो सकती है। जब आपका B 0 होगा, इसका मीनिंग आप रेस्ट पोजीशन में है, और आप यदि रेस्ट में भी है तब भी हमारा चेंज नहीं हो रहा है, F0 नहीं हो रही, तो हमारा सारा बैक जाकर आपकी बॉडी रेस्ट को ही मेंटेन करेगी। यदि B की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी फिर भी डेरिवेटिव 0 है, इसका मीनिंग आपकी जो वो 30 किलोमीटर पर आ जा रही है, तो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो मूव करेंगे। तो हमारा इन दोनों पॉइंट जहां से हम स्टडी कर पाएंगे इस रिजल्ट के, B इक्वल टू कांस्टेंट के, कि वो अपनी ही स्टेट में मेंटेन रहती है। तो दिस इज फ्रॉम वेयर, दिस इज फ्रॉम दिस, दैट इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स के, हमने इसको स्टडी किया। तो ये हमारा आज का सिंपल सा आर्टिकल था। आज के लिए इतना करते हैं। एक चीज मैं बताना भूल गया, व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। इनर्शिया ऑफ बॉडी को भी डिस्कस कर लेते हैं। वो भी एक चीज होती है, किसी से मैंने पूछा था डिफाइन इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ बॉडी। तो मैं सिंपल इनर्शिया ऑफ बॉडी को बात करता हूँ, तो आप उसको सिंपल अपनी ही भाषा में जितना आप कंफर्टेबली किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं करके दिखाएं, करें। तो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज नॉट मे बी करेक्ट और मे नॉट बी करेक्ट। तो मैं उसको सिंपल भाषा में कैसे समझता हूँ कि इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज व्हाट, इट्स द एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिटेन और मेंटेन इट्स ओन पोजीशन। इट्स ऑन पोजीशन नहीं, इट्स ऑन स्टेट कहेंगे। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है और वो लगातार रेस्ट में है, मैंने बोला था ना ये रेस्ट में है, ये चेंज नहीं हो रहा, इसके अंदर एक एबिलिटी है, एक पावर है जो इसको चेंज नहीं होने दे रही, वो इसकी अपनी जो फॉर्म है उसको मेंटेन रख रही है। दैट इज नॉट द इनर्शिया ऑफ द बॉडी।
दिस इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और कोई बॉडी चल रही है मोशन में और वो अपने आप चेंज नहीं हो रही, दैट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिटेन इट्स ओन यूनिफॉर्म मोशन। उसकी कैपेबिलिटी, उसकी योग्यता है भाई, तो उसको भी कुछ बोलेगी दैट इज द इनर्शिया मोशन। तो इसको आप सिंपल भाषा में कर सकते हैं, इनर्शिया इज व्हाट, इट इज द कैपेबिलिटी और एबिलिटी, इट इज अ नेचुरल एबिलिटी मैं कह सकता हूँ उस बॉडी की होती है जो अपनी ही स्टेट को फिक्स रखती है, अपने अधिकारों को मरने नहीं देती। दिस द सिंपल फंडा। आज के लिए इसको पॉज करिए आप नीचे और इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आप जाइएगा, एक अच्छा सा कमेंट करिएगा, अच्छा लगेगा आप मेरे को भी और आपको भी, और वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूँ यदि आप करते हो। और उसके बाद यहाँ पर नीचे प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अ थंब टू अ लाइक बटन, आप उसको प्रेस करना। साथ में आपको शेयर का बटन है, कर सकते हो, प्लीज़ करना पड़ेगा, इतनी गर्मी है। उसके बाद क्या है, सब्सक्राइब का बटन अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर लो भाई, कर सकते हो। आपकी हेल्प से ही आगे चलेंगे, हम औरों को हेल्प करेंगे। और पेटीएम का अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ पर हेल्प करना चाहते हो तो करें। आई बटन को मत भूलेगा, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड द लास्ट वन बट नॉट लिस्ट वन, अपनी प्यारी सी स्माइल को बनाए रखें और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। एंड थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ वेरी मच।